विद्यार्थियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में बीएससी प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उनका मेजर जूलॉजी का दूसरा पेपर जिसका नाम है एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड हायर नॉन कोर डेटा। विद्यार्थियों इस पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे और इस पेपर को भी यहां पर डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि यह पेपर वैसे तो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश का पेपर है, किंतु यह पेपर मध्य प्रदेश के जितनी भी यूनिवर्सिटीज है यानी जितने भी विश्वविद्यालय है उन सब विश्वविद्यालय में जितने भी मध्य प्रदेश के अंदर प्रथम वर्ष में विद्यार्थी पढ़ते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में विद्यार्थी पढ़ते हैं और जिन्होंने जूलॉजी को मेजर विषय के रूप में चुना है उनके लिए यह पेपर महत्वपूर्ण साबित होगा। वैसे तो यह पेपर दिनांक 13 मई 2026 को हुआ है, फिर भी हम यह कह सकते हैं कि इसमें जो प्रश्न आए हैं वो रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ साथ मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में प्रथम वर्ष में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो अब देर ना करते हुए हम चलते हैं इस पेपर को डिस्कस करते हैं, कुछ प्रश्नों की बारे में बात करते हैं। तो विद्यार्थियों भी हमने कहा जूलॉजी मेजर पेपर सेकंड है। कौन सा जूलॉजी का मेजर का पेपर सेकंड है, यहां पर याद रखिएगा ये मेजर का सेकंड पेपर है। और बात करेंगे एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड हायर नॉन कोर डेटा की, बात कर रहे 13 मई 2026 को ये पेपर हुआ है। पहले इस पेपर के बारे में हम डिस्कस कर लेते कि ये पेपर आखिरकार है क्या। तो एनिमल डाइवर्सिटी सेकंड है, जूलॉजी मेजर का सेकंड पेपर है और ये 70 नंबर का पेपर और पूरा पेपर यहाँ पर 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए में कहा गया है कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको देना है, वेरी शॉर्ट आंसर, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा और 5 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न ट्रोकोफोरा लार्वा किस संघ में पाया जाता है, दूसरा झींगा किस वर्ग से संबंधित है, तीसरा प्रश्न पाइला में शोषण किसके द्वारा होता है, चौथा एकोनोडर्मिटा ये लार्वा किस प्रकार की सममिति प्रदर्शित करता है, और अगला वेलिनोग्लोसस किस संघ का उदाहरण है। इसी प्रकार सेक्शन बी में चलते हैं तो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है, टोटल 5 प्रश्न आए हैं। इसमें पूछा गया एनिलिडा संघ के सामान्य लक्षण लिखिए, इसके अथवा में पूछा गया शिशु संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। आगे अगला प्रश्न कीटों द्वारा फैलने वाले रोगों को लिखिए। उसके अलावा दिया हुआ उसके और में झींगा की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। उसके बाद ग्लोचिडियम लार्वा के महत्व को लिखिए। उसके अथवा में प्रश्न था मोलास्का का आर्थिक महत्व लिखिए। अगला प्रश्न है एकेनोडर्मिटा के जल संवहनी तंत्र को समझाइए। उसके अथवा में दिया हुआ स्टारफिश की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। अगला दिया हेमिकॉर्डेटा का वर्गीकरण संक्षिप्त में लिखिए। उसके अथवा में दिया वेरिनोग्लोसस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। अब आ जाते हम सेक्शन सी में। सेक्शन सी में ये कह रहा है कि टोटल 4 प्रश्नों के आपको उत्तर देना और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का रहेगा। केंचुए की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। वो कह रहा है केंचुए की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन करने की बात हो रही है। ठीक, अगला प्रश्न यहां पर है शिशु संहिता में वर्णित जोग चिकित्सा के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। अगला कृषि में ऑर्थोपोडा के महत्व का वर्णन कीजिए। उसके बाद एकेनोडर्मिटा संघ के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न हेमिकॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा और कार्डेट्स के संबंध को स्पष्ट कीजिए। पाइला की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। और लास्ट प्रश्न है रोग फैलाने वाले प्रमुख कीटों एवं उनके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट इंसेक्ट फैक्टर एंड द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय देम। विद्यार्थी यहां पर जो हमने प्रश्न भी आपको बताया उन प्रश्नों के कुछ चुनिंदा और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को क्या करने का है, लाइक करने का है। आपके साथियों तक, आपके क्लासमेट तक जिनका मेजर जूलॉजी उन तक ये वीडियो अवश्य शेयर करने का है, तो वीडियो भी शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। इसके साथ ही अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि हमारा जो रिलेशन है वो पिछले 3 और 4 साल तक बना रहेगा। बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल और थर्ड ईयर तक, मतलब 4th ईयर तक भी बना रहेगा। बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की, यहां पर यदि
आपकी यूनिवर्सिटी में आपकी एग्जाम स्टार्ट हो गई है या स्टार्ट होने वाली है, तो एक नंबर यहां पर आपको स्क्रीन पर नीचे नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर को आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में सेव करना है। अभी तो जब आप वीडियो देख रहे हैं तो कॉपी में इस नंबर को नोट कर लो, नंबर है 77250 तो उत्तर 250 44325, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए। और जिस दिन आपका एग्जाम होता है तो एग्जाम के बाद में जो आपका पेपर होता है उसका क्लियर सा फोटो खींचकर इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजिए। क्यों भैया, अरे छोटा सा कष्ट है तो कष्ट कर ही सकते हैं, दूसरों को हमारी सेल्फी भेजते कि नहीं भेजते, स्टेटस लगाते कि नहीं लगाते, वैसे आपको सिर्फ क्या करना, ये पेपर हमें सेंड करना। उसका फायदा क्या होगा कि मध्य प्रदेश के सभी कॉलेजों में पढ़ने वाले जितने भी 1.5 से 2 लाख विद्यार्थी, उन तक ये पेपर पहुंचेगा। आप एक ये जो योगदान देंगे तो आप का पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहेगा और विद्यार्थियों को भी मदद मिलेगी। तो चलते हैं इस पेपर के सॉल्यूशन की तरफ। हम बात करते हैं अधिलघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न, ट्रोकोफोरा लार्वा किस संघ में पाया जाता है? तो इसका आंसर यहां पर दिया हुआ है कि ट्रोकोफोर लार्वा मुख्य रूप से एनिलिडा और मोलास्का संघ के जीवों में पाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, झींगा किस वर्ग से संबंधित है? तो झींगा यानी कि प्राण क्रस्टेशिया वर्ग से संबंधित है, जो कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। उसके बाद पाइला में शोषण किसके द्वारा होता है? तो पाइला में शोषण गिल्स द्वारा पानी में और प्लोमोनरी सिक द्वारा हवा में होता है। याद रखिएगा इन प्रश्नों को। अगला प्रश्न है, एकेनोडर्मिटा के लार्वा किस प्रकार की सममिति प्रदर्शित करते हैं? तो एकेनोडर्मिटा के लार्वा द्विपार्श्विक सममिति प्रदर्शित करते हैं, जबकि इनके वयस्क रेडियल सममिति दिखाते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लेनोग्लोसस किस संघ का उदाहरण है? तो ब्लेनोग्लोसस हेमिकार्डेटा संघ का उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके बाद आ जाता हम सेक्शन बी में। यहाँ पर 5 प्रश्नों के उत्तर लिखना और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। इसमें पहला प्रश्न, एनिलिडा संघ के सामान्य लक्षण लिखिए। तो एनिलिडा संघ के जीवों को खंडित कृमि यानी सेगमेंट वॉर्म्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए अर्थवॉर्म, लीच और नेरीज। सामान्य लक्षण क्या है? तो शरीर की बनावट की बात करें तो शरीर लंबा, बेलनाकार तथा द्विपक्षीय सिमेट्रिक यानी बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। खंडन की बात करें तो शरीर अनेक समान खंडों यानी सेगमेंट्स में बटा होता है। यह एनिलिडा का प्रमुख लक्षण है। उसके बाद त्रिस्तरीय जीव यानी ट्राइब्लोबास्टिक्स, इसके शरीर में एक्टोडर्मा, मेसोडर्म तथा एंडोडर्म 3 जनन परतें पाई जाती हैं। इसके बाद सच्चा शरीर गुहा, शरीर में विकसित सिलोम पाया जाता है जो मेसोडर्म से घिरा हुआ रहता है, मेसोडर्म से सराउंडेड रहता है। अगला प्रश्न है, गति के अंग। अधिकांश एनिलिडा में छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं स्लिट्स होती है जो चलने में सहायता करती है, जोक में सीटी नहीं होती है। त्वचा एवं शोषण की बात करें तो त्वचा पतली और नम होती है। अधिकांश में शोषण त्वचा द्वारा होता है। पाचन तंत्र की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पाचन तंत्र पूर्ण रूप से विकसित होता है, जिसमें मुख और गुदा दोनों पाए जाते हैं। परिसंचरण तंत्र की बात करें, ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार यानी क्लोज सर्कुलेटर सिस्टम का होता है। उत्सर्जन तंत्र की बात करें तो उत्सर्जन तंत्र के लिए नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र की बात करें, नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा उदरी तंत्रिका रज्जु होता है। प्रजनन की बात करें, रिप्रोडक्शन की बात करें तो लैंगिक प्रजनन एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर होता है। कुछ जीवों में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन उभयलिंगी या हेर्मोफ्रोडिट्स भी कुछ या एक लिंगी भी होते हैं। आवास की बात करें तो समुद्री, मीठे जल तथा नम मिट्टी में पाए जाते हैं। एनिलिडा संघ के जीव शरीर के खंडन, सच्चे सिलोम तथा बंद रक्त परिसंचरण तंत्र के कारण अन्य निम्न अकशेरुकी जीवों से अधिक विकसित माने गए हैं। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो सुश्रुत द्वारा रचित, आचार्य सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें सर्जरी का आधारभूत ग्रंथ भी माना जाता है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई और इसमें चिकित्सा विज्ञान, शल्य क्रिया, औषधि तथा मानव शरीर की विस्तृत जानकारी दी गई। सुश्रुत संहिता में लगभग 184 चैप्टर्स है, जिनमें रोगों के कारण, उसके लक्षण, निदान और उपचार का वर्णन मिलता है। इसमें 300 से अधिक शल्य क्रियाओं यानी कि सर्जरी प्रोसेस तथा उनके शल्य उपकरणों का उल्लेख किया गया, यानी कि सर्जरी एपरेटस के बारे में बात की गई है। जैसे नाक, कान तथा हड्डियों की शल्य चिकित्सा का विस्तृत वर्णन इस ग्रंथ में देखने को मिलता है। इस ग्रंथ का मानव शरीर यानी एनाटॉमी तथा शरीर क्रिया विज्ञान यानी फिजियोलॉजी का भी वैज्ञानिक वर्णन मिलता है। सुश्रुत ने स्वच्छता, रोग निवारण तथा चिकित्सा के नैतिक गुणों पर विशेष बल दिया। सुश्रुत संहिता को विश्व का प्राचीनतम शल्य चिकित्सा संबंधी पुस्तक में गिना जाता है। इसी कारण से सुश्रुत को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। यह ग्रंथ भारतीय ज्ञान परंपरा और आयुर्वेद की महान उपलब्धि माना जाता है। अगला प्रश्न, कीटों द्वारा फैलने वाले रोगों को लिखिए। राइट डिसीज ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट्स।
तो इंसेक्ट्स यानी कीट दुनिया भर में कई गंभीर रोगों के वाहक होते हैं। ये कीट बैक्टीरिया, वायरस या परजीवियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं या कीटों द्वारा फैलने वाले कुछ प्रमुख रोगों की हम बात करते हैं। सबसे पहले मच्छर द्वारा फैलने वाले रोग। मच्छर सबसे खतरनाक कीट में से एक है जो सबसे अधिक बीमारियों को फैलाता है या उसका वाहक है। मलेरिया, यह मादा एनाफिलिक मच्छर के काटने से फैलता है जो प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को शरीर में पहुंचाता है। उसके बाद डेंगू, मलेरिया के बाद डेंगू, यह एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से वाला वायरस संक्रामक है। चिकुनगुनिया, यह भी एसिड एडिस मच्छरों द्वारा फैलता है जिसमें जोड़ों में दर्द होता है, यानी कि हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना उनमें दर्द होता है। जीका वायरस, यह गर्भवती महिलाओं और उनके बच्चों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है, जो कि किसके काटने से होता है? मच्छरों के काटने से होता है। पाइलेरिया यानी हाथी पांव जिसे कहते हैं, यह क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फैलता है और अंगों में सूजन आ जाती है। उसके बाद मक्खियों से फैलने वाले रोग। मक्खियां अक्सर दूषित स्थानों भोजन तथा कीटाणु ले जाती है। मक्खियां क्या करती है कि दूषित स्थान पर बैठेगी, वहां से फिर कहां जाएगी? भोजन के पास चली जाएगी। तो दूषित स्थान पे जो बैक्टीरिया उनको वहां से उठाकर जो भोजन है उस पर ट्रांसमिट कर देती है वो। तो इसके कारण हैजा होता है। तो घरेलू मक्खियों द्वारा दूषित पानी और भोजन के माध्यम से हैजा फैलता है। टाइफाइड, यह सल्मोनेला बैक्टीरिया के कारण होता है जिसमें मक्खियां फैलती है। पेचिस यानी पेचिस पेट के संक्रामक और दस्त की समस्या होती है जिसमें डायरिया जैसी समस्या डेवलप हो जाती है। कालजार, यह सैंड फ्लाई के काटने से फैलने वाला रोग है। सैंड फ्लाई मक्खी है, उसके काटने से होता है। अन्य कीटों द्वारा होता है। प्लेग, यह संक्रमित पिस्सू के माध्यम से फैलता है जो आमतौर पर चूहों में पाया जाता है। चूहों में छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, उनके कारण होता है। स्लीपिंग सिकनेस, नींद की बीमारी, यह सीसी मक्खी के काटने से फैलता है। स्क्रब टाइफ्स, यह माइट्स के काटने से होता है। लाइम रोग, यह किलनी के काटने से इंसानों में फैलता है। बचाव के उपाय की बात करें तो इन रोगों से बचने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपने आसपास साफ सफाई रखें, पानी को जमा ना होने दें, खाने पीने की चीजों को हमेशा ढककर रखें, मच्छरदानी और कीटनाशकों का प्रयोग करें, व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखें। इसके अथवा में प्रश्न पूछा गया झींगा की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ अ प्राण। अब प्राण यानी झींगा के बारे में हम डिस्कस करते हैं। झींगा जिसे प्राण भी कहते हैं इंग्लिश में, जिसे वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? पेलिमोन कहा जाता है। क्या कहा था? पेलिमोन कहा गया वैज्ञानिक रूप से, साइंटिफिक नेम इसका पेलिमोन है। यह आर्थ्रोपोडा जो क्लास है उसके अंतर्गत आता है और ये एक जलीय प्राणी है, यानी कि किसमें रहता है? वाटर के अंदर रहता है। इसकी हम यदि आउटर स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कॉम्प्लेक्स होती है और एक क्या होती है? सुरक्षात्मक कवच इसके ऊपर होता है। तो झींगे की बाह्य संरचना ये दी हुई है। आपको ये डायग्राम नोट करना है, चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं बोर्ड से कुछ देर के लिए हट रहा हूं, ठीक है? तो ये स्क्रीनशॉट आपको लेना है, ठीक? स्क्रीनशॉट लेकर इसको बनाना है या फिर आप वीडियो को रोककर इसको बना भी सकते हैं। देखिए इसके अंदर देखोगे तो ये पूरा डायग्राम में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं समझाऊंगा तो इसका वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके चल रहा हूं। तो उधर के खंड इसके अंदर 6 होते हैं, टेल्सन होता है इसके अंदर, यूरोपोड्स 2 होते हैं, उसके अलावा तैरने वाले पैर 5 जोड़ी होते हैं इसके अंदर, ध्यान रखना खास बात है, 5 जोड़ी होते हैं। और इसके अलावा मैक्सी लिपिड्स इसके 3 जोड़ी होते हैं। मंडीबल यानी जबड़े भी इसके अंदर पाए जाते हैं। सिर के उपांग 5 जोड़ी होते हैं। इसमें जो आई होती है, आंखें होती है, वो संयुक्त होती है, ठीक है? एंटीना होता है इसके अंदर, स्पर्शी होते हैं, जिससे क्या करता है? इससे ये स्पर्श करके पता कर लेता है अपने खतरे को और खाने को पता कर लेता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। झींगा का शरीर लंबा और द्विपक्षिक सिमेट्रिक होता है। इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मुख्य रूप से 2 भागों का बटा होता है। पहला बॉडी डिवीजन यानी मुख्य शारीरिक भाग। झींगा का शरीर कुल 19 सेगमेंट्स का बना होता है जो 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित होता है। सबसे पहले क्षीरोवक्ष जिसे कहते हैं, यानी ये शरीर का अगला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसमें हेड के 5 और वक्ष के 8 खंड आपस में पूरी तरह से जुड़े होते हैं। यानी कि कौन सा पार्ट? ये शुरुआत वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ना, इसके बारे में बात की जा रही है। ध्यान रखना, इस वाले पार्ट के बारे में भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद में फिर इस पीछे वाले पार्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो यह शरीर का अगला और सबसे बड़ा हिस्सा होता है। शरीर के 5 और वक्ष के 8 खंड आपस में पूरी तरह से जुड़ने से बनता है। केरोपस क्या होता है? तो शिरोवक्ष एक कठोर ढाल जैसी प्लेट से ढका रहता है, जिसे केरोपस कहते हैं। रोस्ट्रम क्या होता है? तो केरोपस के अगले सिरे पर एक लंबी दांतेदार और तलवार जैसी संरचना होती है, जिसे रोस्ट्रम कहा जाता है, सुरक्षा का कार्य करती है। तो देखो अभी हमने कहा यहाँ पर एक रोस्ट्रम भी होता है जो कि क्या करता है? सुरक्षा का कार्य करता है, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है रोस्ट्रम। आगे चलते हैं।
इसमें एक संयुक्त आंखें होती है, कंपाउंड्स आई होती है। रोस्टम के दोनों ओर एक एक वृत्ताकार संयुक्त आंखें होती है। तो रोस्टम जो है ना, रोस्टम के चारों तरफ, ये रोस्टम जो बना हो ना, इसके चारों तरफ क्या है, ये आंखें आपको दिखाई दे रही हैं। आगे चलते हैं, इसमें देखिए उदर की बात करें तो ये शरीर का पिछला हिस्सा होता है जो काफी लचीला यानी फ्लेक्सिबल होता है और मूवमेंटेबल होता है। ये इसमें 6 खंडों का बना होता है। टेल्सन, छठे खंड के अंत में एक त्रिकोणीय नुकीली संरचना होती है जिसे टेल्सन कहते हैं। इसके दोनों ओर यूरोपोड पाए जाते हैं। उसका बाह्य कंकाल की बात करें तो झींगा का पूरा शरीर एक कठोर आवरण से ढका होता है जो काइटिन का बना होता है। ये कंकाल शरीर के कोमल अंगों की रक्षा करता है और मांसपेशियों को जुड़ने में मदद करता है। मोल्टिंग की बात करें तो झींगा अपने विकास के दौरान समय समय पर इस पुराने कठोर आवरण को क्या कर देता है, छोड़ देता है और एक नई लेयर फॉर्मेशन कर लेता है। संधियुक्त उपांग की बात करें तो झींगा के प्रत्येक खंड में एक जोड़ी उपांग पाए जाते हैं जो कुल मिलाकर 19 जोड़ी यानी 19 पेयर इसके अंदर उपांग होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो शीर्षी 5 जोड़ी होते हैं, ठीक है। उपांगों के नाम यहां पर दिया, एंटीन्यूल्स, एंटीना, मैंडिबल्स आदि। और मुख्य कार्य संवेदी और भोजन चबाना। वक्षी के अंदर 8 जोड़ी होते हैं, ठीक है ना, भोजन पकड़ना और तलहटी पर चलना। उदरी के अंदर 6 इसके अंदर जोड़े होते हैं, 6 पेयर्स होते हैं जिसका काम है तैरना और मादा में अंडों को सहारा देना। इसके अलावा बात करें तो मुख्य संवेदी अंग एंटीना, यह बहुत लंबा और धागे जैसा होता है जो जल इसके सामने दिखाई देते हैं आंखों के पास में, स्पर्श और रसायनों से पता लगाने में मदद करते हैं। स्टेटिस्टिक, यह एंटी न्यूज के आधार पर स्थित होता है और झींगों को पानी में अपना संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। झींगे की शारीरिक बनावट उसे जल में तेजी से तैरने और शत्रुओं से बचाने में सक्षम बनाती है। अगला आता है प्रश्न, ग्लोचेडियम लार्वा का महत्व लिखिए। ग्लोचेडियम लार्वा का महत्व लिखिए। तो ग्लोचेडियम लार्वा मुख्य रूप से ताजे पानी की सीपों के जीवन चक्र का एक महत्वपूर्ण अवस्था है। लार्वा न केवल वंश वृद्धि बल्कि प्रजाति के अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इसके मुख्य महत्व निम्नलिखित है। सबसे पहला, परजीवी जीवन और पोषण। ध्यान रखना, पैरासाइट्स लाइफ होती है इसकी, मतलब दूसरे के ऊपर ये डिपेंड होता है। तो ग्लोचेडियम्स लार्वा अपने विकास के लिए पूरी तरह से मछलियों पर डिपेंड होता है। यह मछलियों के गलफड़े या पंखों पर चिपक जाता है। यह मछली के उत्कोच से पोषण प्राप्त करता है। इस दौरान यह एक सुरक्षित वातावरण में विकसित होता है और एक छोटी सी सीप में बदल जाता है। प्रजाति के विस्तार की बात करें तो सीप यानी एडल्ट म्यूसिल एक स्थान पर स्थिर रहने वाला या बहुत धीमी गति से चलने वाला जीव है। यदि इसके बच्चे भी वहीं गिरे तो एक ही स्थान पर जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है। मछलियों के माध्यम से देखें तो चूंकि लार्वा मछलियों पर सवार हो जाता है, इसलिए मछली जहां जहां तैरकर जाती है लार्वा भी उसके साथ में वहां पहुंच जाता है। यह विधि प्रजाति को नई जगह से एक जगह से दूर जगह पर ट्रांसफर करने के काम में आती है। अस्तित्व की सुरक्षा की बात करें तो सीप हजारों की संख्या में ग्लोचिडियम लार्वा छोड़ती है। मछली के शरीर पर चिपक जाने के बाद लार्वा बाहरी शिकारियों और प्रतिकूल जल स्थितियों से सुरक्षित हो जाता है। यह सुरक्षा उसे वयस्क बनाने तक जीवित रखने की उच्च संभावना प्रदान करती है। उसके बाद बात करते हैं इकोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करें, पारिस्थितिक तंत्र का संकेत। ग्लोचोडियम लार्वा का महत्व जैव विविधता की दृष्टि से भी यह दर्शाता है कि जल में सीप और मछली दोनों की स्वस्थ आबादी मौजूद है। यदि किसी नदी में विशिष्ट मछलियां गायब हो जाए तो इन सीपों के जीवन चक्र भी रुक जाता है, जो कि हमारे इकोलॉजिकल जो सिस्टम है वो अनबैलेंस हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आता है मोलास्का का आर्थिक महत्व लिखिए। राइट द इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस ऑफ मोलास्का। तो क्लास मोलास्का यानी कि फाइलम मोलास्का मानव जीवन और प्रकृति दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका आर्थिक महत्व इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस देखें तो भोजन, आभूषण से लेकर चिकित्सा तक फैला हुआ है। अब पहला पॉइंट समझते हैं। भोजन के रूप में एज अ फूड दुनिया के कई हिस्सों में मोलास्क का उपयोग प्रोटीन के प्रमुख सोर्स के रूप में होता है। अगला, समुद्री भोजन, सीप और मसल्स और क्लैम्स का सेवन व्यापक रूप से किया जाता है। स्क्विड और ऑक्टोपस कई देशों में व्यंजकों में मुख्य रूप से हिस्सा है। यह जीव विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है जो कुपोषण को दूर करता है। मोती उद्योग की बात करें, पर्ल्स इंडस्ट्री की बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह मोलास्क का सबसे मूल्यवान पक्ष है। सच्चे मोती जिसे हम बोलते हैं पिक्टाडा और द्विकपटी सीपों की कीमती मोती प्राप्त होते हैं। इन मोतियों का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है जिसका विश्व स्तर पर करोड़ों का व्यापार होता है। सजावटी और औद्योगिक महत्व की बात करें तो शंख और कोड़ियां भी इसी में आती हैं। इनका उपयोग धार्मिक कार्यों, सजावटी सामान और बटन बनाने में होता है। चूना यानी कि लाइम मृत मोलास्का के कवच यानी उसकी जो शेल्स होती है, उसकी बाहरी लेयर होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। इसे पीस कर मतलब उसको पाउडर बनाकर उच्च क्वालिटी वाला
चूना यानी कि लाइम बनाया जाता है। चिकित्सा और विज्ञान के क्षेत्र की बात करें तो औषधि उपयोग, कुछ मोलास्का से प्राप्त केमिकल्स का उपयोग नर्वस सिस्टम से जुड़े रोगों और जो हमारे दर्द निवारक दवाएं उनको बनाने में किया जाता है। अनुसंधान की बात करें तो स्विफ्ट में बड़े तंत्रिका तंत्र यानी कि गैंट नर्वस फाइबर्स पर तंत्रिका विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध किए गए। कृषि और पर्यावरण भूमिका की बात करें तो खाद, मोलास्क के कवचों का उपयोग मिट्टी की एसिडिटी को कम करने और कैल्शियम की पूर्ति के लिए जैविक खाद के रूप में भी किया जाता है। जल शोधक के रूप में भी इस्तेमाल होता है, याद रखना वाटर प्यूरिफायर के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो शीप और मसल्स प्राकृतिक फीडर होते हैं जो जल में हानिकारक तत्वों को छानकर पानी को शुद्ध करने में मदद करते हैं। नकारात्मक एक हार्मफुल इफेक्ट भी इसका, जहां एक और लाभदायक है तो वही इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है। क्या है? शिपवर्म ये लकड़ी के जहाज और बंदरगाहों के खंभों में छेद कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे आर्थिक नुकसान होता है। कृषि नाशक की बात करें, कुछ घोंघे यानी कि स्नेल्स फसलों और बगीचों के में भारी नुकसान पहुंचाते हैं। रोगों के वाहक भी होते हैं, कुछ ताजे पानी के घोंघे परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कार्य करते हैं जो इंसानों में बीमारियों को फैला सकते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न यहां पर एक एकाइनोडर्मिटा के जल संवहनी तंत्र को समझाइए। एक्सप्लेन द वाटर वस्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्मिटा। एकाइनोडर्मिटा संघ के फाइलम के जंतु जैसे तारा मछली यानी स्टारफिश की सबसे अनूठी विशेषता उनका वाटर वस्कुलर सिस्टम है, जो एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहा जाता है। ये सिस्टम वास्तव में उनकी देह गुहा यूनिकोलियम्स का एक संशोधित भाग है जिसमें द्रव भरा रहता है। जल संवहनी तंत्र की संरचना की बात करें तो मेडोपराइटो यह तारा मछली की ऊपरी सतह पर स्थित एक छलनी जैसी प्लेट होती है जिससे होकर बाहर का समुद्री जल तंत्र में प्रवेश करता। पत्थर नलिका स्टोन कैनाल मेट्रोपोराइट से एक छोटी एस आकार की नली निकलती है जिसे स्टोन कैनाल भी कहते हैं। रिंग कैनाल फले नलिका स्टोन कैनाल नीचे जाकर एक गोल नली में खुलती है जो मुख के चारों ओर होती है, इसे रिंग कैनाल भी कहते हैं। रेडियल कैनाल यानी अरीय नलिकाएं, रिंग कैनाल से 5 लंबी नलिकाएं से निकलती रहती है अपने हाथ जैसे 5 उंगलियों जैसी, जो तारा मछली की प्रत्येक भुजा यानी कि आम पर चली जाती है। तारा मछली होती है ना, उसका जो आगे देखेंगे स्ट्रक्चर इसका। पार्श्व नलिकाएं लेटरल कैनाल से अरीय नलिकाओं से छोटी छोटी शाखाएं निकलती है जो नलिका पाद यानी ट्यूब फिट्स से जुड़ी होती है। नलिका पाद की बात करें, ट्यूब फिट्स की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण अंग इनके 3 भाग होते हैं। एक होता है एम्पुला, एक होता है पोडियम और एक होता है चूसक यानी शूकर्स। जल संवहनी तंत्र के कार्य, यह तंत्र सिस्टम केवल पानी के परिवहन के लिए नहीं बल्कि यह कई महत्वपूर्ण जैविक कार्य भी करता है। चलन की बात करें तो यह इसका मुख्य कार्य, जब नली का पाद यानी ट्यूब फिट्स में पानी का दबाव बढ़ता है तो फैलते हैं और सतह से चिपक जाते हैं जिससे जंतु आगे बढ़ते हैं। भोजन पकड़ना फीडिंग्स, नलिका पाद में चूसक यानी शुकर्स की मदद से जंतु शिकार और मजबूती से पकड़ लेते हैं। श्वसन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, नलिका पाद की पतली दीवारें पानी से ऑक्सीजन सोखने और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में मदद करती हैं। उत्सर्जन की बात करें तो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी यह सिस्टम कार्य करता है। संवेदी कार्य की बात करें, सेंसर फंक्शंस की बात करें तो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं और आसपास के वातावरण का अनुभव करते हैं। मैकेनिज्म की बात करें तो ये पूरा सिस्टम जल के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के सिद्धांत पर कार्य करता है। जब एम्पुला सिकुड़ता है तो पानी पोडियम में चला जाता है जिससे वो लंबा हो जाता है। जब चूसक सतह से चिपक जाता है और पानी वापस खींचा जाता है तो शरीर आगे की ओर खिसक जाता है। तो इस तरीके की इसकी स्टारफिश की जो स्ट्रक्चर है ये आपको बनाना है, इसको बनाइएगा क्योंकि यदि मैं स्ट्रक्चर को समझाऊंगा तो वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में इसके अथवा में क्या प्रश्न आया था, स्टारफिश की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ स्टारफिश, तो स्टारफिश यानी तारा मछली जिसे वैज्ञानिक रूप से एस्टेरियस भी कहा जाता है। संघ यानी कि फाइलम एकाइनोडर्मिटा का एक मुख्य प्रमुख जंतु है। इसकी बाह्य संरचना अत्यंत विशिष्ट और आकर्षक होती है। तारा मछली की बाह्य संरचना का विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। शारीरिक आकार की बात करें तो आकार इसकी आकृति स्टार जैसी होती है। इसमें एक सेंट्रल डिस्क होती है जिसमें 5 आर्म्स निकलती हैं। सिमेट्री की बात करें तो वयस्क तारा मछली पंचतई अरीय सिमेट्रिक यानी रेडियल सिमेट्रिक पाई जाती है। तो स्टारफिश के बाय स्ट्रक्चर है, आपको बनाना है। ठीक है, ये देखिएगा स्टारफिश का स्ट्रक्चर, इस बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर स्टारफिश का। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके शरीर 2 मुख्य पक्ष होते हैं, एक होता है ओरल सरफेस
ठीक है ना, और एक होता है एब ओरल सरफेस, यानी कि मुखी और अमुखी। नीचे की सतह जहां मुख स्थित होता है और ऊपर खुरदरी सतह होती है। अमुखी सतह की बात करें तो शरीर के ऊपरी सतह होती है जो प्राय गहरे नारंगी या भूरे रंग का होता है। निम्नलिखित संरचना दिखाई देती है, जैसे हमने बता दिया भूरे भूरे नारंगी रंग का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। कंटिकाओं की बात करें तो पूरी तरह पर छोटे छोटे सफेद रंग के कैल्शियम युक्त कांटे पाए जाते हैं। देखो ऊपर छोटे छोटे थ्रेड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। आगे देखें, मेट्रेपोराइट केंद्रीय बिंब का एक छोटा छिद्र युक्त होता है जो गोल प्लेट जैसा अंग होता है। यह जल संवहनी तंत्र में प्रवेश द्वार होता है। एनस यानी गुदा केंद्रीय बिंब के बिल्कुल ठीक बीच में एक बहुत छोटा सा छिद्र होता है। पेडिसेलरी कांटों के बीच में छोटी चिमटे जैसा अंग होता है जो शरीर को साफ रखने और शत्रुओं से बचाने का कार्य करता है। ओरल सरफेस की बात करें तो नीचे हल्के रंग वाली सतह होती है जो जमीन की ओर होती है। माउथ की बात करें तो केंद्रीय बिंब के माध्यम से एक पंचकोणीय छिद्र होता है जिसे मुख कहते हैं। एम्बुलेक्रस खांच प्रत्येक भुजा के नीचे बीचों बीच एक गहरी खांच होती है जो एम्ब्रोलेकस खांच कहलाती है। ट्यूब फिट नलिका पाद, इन खांचों में 2 या 4 कतारों में छोटे कोमल और लचीले नलिका पाद स्थित होते हैं। चलन श्वसन करने और शिकार पड़ने में मदद करते हैं। संवेदी अंग की बात करें तो आइस स्पॉट प्रत्येक भुजा के अंतिम सिरे पर एक छोटा लाल रंग का प्रकाश संवेदी बिंदु होता है। संवेदी स्पर्शक सेंसर टेंटलस नेत्र बिंदु के पास ही छोटे स्पर्शक होते हैं जो जल की गुणवत्ता और भोजन का पता लगाते हैं। बाह्य कंकाल तारा मछली का शरीर काइटिन के बजाय कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। छोटी छोटी प्लेट्स से ढका रहता है। प्लेटें त्वचा के नीचे स्थित होती है और इसे एक लचीला लेकिन मजबूत ढांचा प्रदान करती है। विशेषता यदि तारा मछली की कोई भुजा कट जाए तो उसमें एक खास बात क्या होती है मालूम है, वो वापस रीजनरेट हो जाती है, यानी कि नई भुजा विकसित हो जाती है। अगला प्रश्न आता है हेमिकोर्डेटा का वर्गीकरण संक्षिप्त में लिखिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है, इसको भी आप तैयार कीजिएगा। उसके और में दिया हुआ है बेलेनोग्लोसस की बाह्य संरचना का वर्णन कीजिए, इसको भी आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, सेक्शन सी में आ जाते हैं। यहां पर आपको टोटल कुल मिलाकर 4 प्रश्नों को हल करना और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का। ये यहां पर एक प्रिंट हो गया, ये ब्रैकेट है ना। तो कितने प्रश्न करना है? 4 प्रश्न करना और प्रत्येक प्रश्न कितने 10 अंक का है। तो चलने यहाँ ऑप्शन नहीं दिए पर यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से आपको छांटना है। पहला केंचुए की संरचना और जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। बड़ा सरल सा प्रश्न है। केंचुओं का जो स्ट्रक्चर आपको बनाना है उसके लाइफ साइकिल को समझाना है कि वो पैदा कैसे होता है और उसका अंत कैसे होता है, वहां तक आपको समझाना है। इसका अगला प्रश्न, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट थेरेपी मेंशन्ड इन द सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता में वर्णित योग चिकित्सा के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो हम आ जाते हैं योग चिकित्सा की तरफ। तो सुश्रुत संहिता आयुर्वेद का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी तथा विभिन्न उपचार पद्धति का विस्तृत वर्णन मिलता है। आचार्य सुश्रुत जिन्हें प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है, आचार्य सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में रक्त मोक्षण यानी ब्लड लीटिंग्स की विधियों का विस्तृत वर्णन किया। इसमें वर्णित योग चिकित्सा को जलोपचारण कहा जाता है। यह रक्त मोक्षक यानी रक्त निकालने की प्रमुख और सुरक्षित विधि मानी जाती है। बात करते हैं यहां पर योग चिकित्सा का अर्थ क्या है। तो योग का अर्थ, जनोग का अर्थ होता है जोंक और अवचरण का अर्थ होता है प्रयोग या उपयोग, अर्थात रोगग्रस्त भाग से दूषित रक्त निकालने हेतु जोंकों का उपयोग करना जलोका वचारण कहलाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार जलोक द्वारा चिकित्सा के प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित हैं। सबसे पहला, निर्विष और सविष जोंक की पहचान, मतलब टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक आपको लीच की पहचान करना है। तो सुश्रुत ने जोंकों को 2 मुख्य भागों में विभाजित किया। लीच जो है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला पॉइजनस, ये जहरीले होते हैं, इनके काटने से खुजली, सूजन या कभी कभी व्यक्ति बेहोश तक हो जाता है, इनका प्रयोग वर्जित है। उसके बाद नॉन पॉइजनस भी होते हैं, इनका रंग शैवाल जैसा हरा या पीला होता है, चिकित्सा में इन्हीं का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है। तो सुश्रुत संहिता में आचार्य सुश्रुत ने इस चिकित्सा को 3 चरणों में विभाजित किया। सबसे पहला प्री प्रोसीजर, पूर्व कर्म जिसे कहते हैं। तो जो यानी लीच को सक्रिय करने के लिए उसे सरसों और हल्दी मिश्रित पानी में रखा जाता है। रोगी के प्रभावित स्थान को साफ किया जाता है। अगला मेन प्रोसीजर, प्रधान कर्म, जोंक को प्रभावित स्थान पर लगाया जाता है। जब वो घोड़े की खुर के आकार में झुक जाए, ऐसे चिपका देते हैं उसको और वो धीरे धीरे से उड़ जाता है, यू शेप में आ जाता है, जिसका अर्थ है कि उसने चिपक कर अशुद्ध रक्त पीना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ सुश्रुत के अनुसार जोंक केवल अशुद्ध रक्त कोई चूसता है और शुद्ध रक्त छोड़ देता है।
उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर, पश्चात कर्म, रक्त पीने के बाद जोंक स्वयं हट जाता है या उस पर हल्दी डालकर हटा दिया जाता है। जोंक से रक्त वमन करवाया जाता है ताकि वह अगले प्रयोग के लिए स्वस्थ रहे। उसके बाद इसके इस प्रोसीजर के बेनिफिट्स क्या है? सुश्रुत आचार सुश्रुत के अनुसार यह विधि विशेष रूप से निम्नलिखित स्थितियों पर डिपेंड करती है। स्किन डिसीज, कुष्ठ, एक्जिमा और सोराइसिस में काम आती है। रक्त विकार, पित्त दोष के कारण होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में काम आती है। कोमल प्रकृति के लोग, बच्चों, महिलाओं और वृद्धों के लिए यह सबसे सुरक्षित विधि मानी जाती है क्योंकि इसमें सर्जरी का उपयोग नहीं किया जाता है। वैज्ञानिक आधार क्या है? सुश्रुत के सिद्धांत की पुष्टि आधुनिक विज्ञान भी करता है। जोंक की लार में हेरोडिन नामक पदार्थ होता है जो रक्त को जमने नहीं देता है और सूक्ष्म परिसंचरण को बेहतर बनाता है। यह चिकित्सा पद्धति आज भी आयुर्वेदिक सर्जरी का एक अभिन्न अंग है और वैश्विक स्तर पर बायो सर्जरी के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कृषि में ऑर्थोपोडा के महत्व का वर्णन कीजिए। तो कृषि पारिस्थितिकी यानी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में ऑर्थोपोडा संघ के जीवों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये जीव न केवल फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों के रूप में जाने जाते हैं बल्कि ये कृषि उत्पादन बढ़ाने और मिट्टी की उर्वरक बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। कृषि में इनके महत्व के कुछ पॉइंट्स हम समझते हैं। सबसे पहले एस पोलिनेटर्स, पराग कणकर्ता के रूप में कृषि में ऑर्थोपोडा का सबसे बड़ा योगदान पराग कण है। अधिकांश फसलें बीज और फल बनाने के लिए कीटों पर निर्भर करती हैं। मधुमक्खियां, तितलियां और रंग और पतंगे फूलों से रस चूसते समय पराग कणों को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचाते हैं। विश्व के लगभग 70% खाद्य फसलों का उत्पादन प्रभावी पराग कण पर डिपेंड करता है। जैविक नियंत्रण कारक एज ए बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, कई ऑर्थोपोडा किसान के मित्र कहलाते हैं क्योंकि वे फसलों को नष्ट करने वाले हानिकारक कीटों का शिकार करते हैं, जैसे लेडीबग या एफिडस जैसे हानिकारक कीटों को खाता है। उसका ड्रैगन फ्लाई और मकड़ियां ये मच्छरों और अन्य उड़ने वाले कीटों को आबादी को कंट्रोल करती हैं। इस विधि से पेस्टिसाइड की आवश्यकता कम हो जाती है जिससे पर्यावरण सुरक्षित हो जाता है। उसके बाद सोइल फर्टिलाइजेशन एंड एरिएशंस, मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। मिट्टी में रहने वाले ऑर्थोपोड जैसे चींटियां, दीमक और कोलम्बोला मिट्टी की गुणवत्ता सुधारते हैं। कार्बनिक पदार्थ जैसे सूखी पत्तियां मृत जीव को अपघटित डिकम्पोज कर पोषण तत्वों को वापस मिट्टी में मिलाते हैं। मिट्टी में सुरंगें बनाकर ये वायु संचरण और जल सोखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। आर्थिक लाभ देखें तो रेशम और शहद उत्पादन में काम में आता है। ऑर्थोपोडा संघ के कुछ कीट सीधे तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन में शहद और मोम प्राप्ति में काम आते हैं। रेशम कीट पालन में रेशम का उत्पादन काम आते हैं। चूड़ियां और पॉलिश के इस्तेमाल होने वाले लाख के उत्पादन के काम में आते हैं। अतः इसके रोल ऑफ फूड चेन ऑर्थोपोडा पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का एक आधार है, एक बेस है। वे पक्षियों, छिपकली और अन्य जीवों का भोजन बनाते हैं जिनमें खेतों में जैव विविधता बनी रहती है। चुनौतियां क्या है? जहां एक और ये सहायक होता है वही कुछ ऑर्थोपोडा जैसे टिड्डियां और घुन फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए कृषि विज्ञान में एकीकृत कीट प्रबंधन यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का उपयोग किया जाता है ताकि लाभकारी कीटों को बचाए और हानिकारक कीटों को खत्म किया जा सके। इसका अगला प्रश्न आता है, एकेनोडर्मिटा संघ के सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम एकेनोडर्मिटा। उसके अलावा एक और प्रश्न दिख रहा है आपको, हेमिकॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के से संबंध स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रश्न को हम देख लेते हैं, चलते हैं आगे। हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा संघ का एक उपसंघ के रूप में वर्गीकृत किया गया था, लेकिन अब इसे एक स्वतंत्र फाइलम माना जाता है। यह कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा के बीच एक योजक कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक के रूप में दिखता है। इसके संबंधों के कुछ पॉइंट्स हैं। नॉन कॉर्डेटा यानी अकशेरुकी के साथ समानता है। हेमिकॉर्डेटा में कई ऐसे लक्षण होते हैं जो एनिलिडी और एकेनोडर्मिटा जैसे नॉन कॉर्डेटा से मिलते हैं। द्विपक्षीय सिमेट्री की बात करें तो इनका शरीर दो समान भागों में विभाजित होता है। त्रिकोरकी शरीर 3 जनन स्तरों से बना होता है। हृदय की स्थिति, इनका हृदय पृष्ठीय भाग में स्थित होता है जो नॉन कॉर्डेटा का मुख्य लक्षण है। लार्वा अवस्था, इनका टोरनेरिया लार्वा एकेनोडर्मिटा के बाइनेरियम लार्वा से बहुत अधिक समानता रखता है। कॉर्डेटा रज्जुकी के साथ समानता है। कॉर्डेटा में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण पाए जाते हैं जो उन्हें कॉर्डेटा के करीब लाते हैं। ग्रसिन क्लोन दरारें, श्वसन के लिए इनमें ग्रसिनी क्षेत्र में छिद्र होते हैं जो कॉर्डेटा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। खोखली तंत्रिका रज्जु यानी होल्स नर्व कॉर्ड्स, इनमें कॉर्डेटा की तरह एक पृष्ठीय तंत्रिका रज्जु पाई जाती है। स्टोमाकार्ड, पहले इसे नाटोकार्ड माना जाता था लेकिन वास्तव में यह मुख्य गुहा की एक वृद्धि है, फिर भी इसकी स्थिति नाटोकार्ड के समान मानी जाती है।
हेमिकार्डेटा और कार्डेटा के बीच में क्या डिफरेंस है? यद्यपि इनमें कुछ समानताएं, लेकिन हेमिकार्डेटा और अब कार्डेटा से अलग मानी जाती हैं। नाटोकार्ड का अभाव, इसमें वास्तविक नाटोकार्ड नहीं होता। जिसे नाटोकार्ड समझा गया वह केवल एक क्या है? स्टोमोकार्ड है। उसके बाद रक्त का प्रवाह, इसमें रक्त का प्रवाह नॉन कार्डेटा की तरह होता है, पृष्ठ वाहिनी के पीछे और अधर वाहिनी में आगे की ओर, जबकि कार्डेटा में इसके विपरीत होता है। हेमिकोडेटा में वर्तमान में क्या है? तो इक्विनोडर्मिटा और कार्डेटा के बीच कड़ी माना जाता है। यह विकासवादी दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शाता है कि कैसे अकशेरुकी जीवों में जटिल कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट जीवों का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है, फाइला की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। तो डिस्क्राइब द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पाइला। पाइला जिसे एप्पल स्नेल भी कहा जाता है, एक ताजे पानी का मोलास्क है, जिसकी आंतरिक संरचना यानी हम देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर काफी उसका जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी शारीरिक व्यवस्था इसके उभयचरी एम्फोजियस जीवन की अनुकूलता होती है, क्योंकि जल और थल दोनों में शोषण कर सकता है। पाइला के आंतरिक संरचना के कुछ प्रमुख सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो पाइला का पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, जिसमें लंबी कुंडलित आहार नली और पाचन ग्रंथियां शामिल है। मुख गुहा, इसमें एक विशेष अंग रेडुला पाया जाता है, जिस पर दांतों की पंक्तियां होती है। यह भोजन को खुरचने का काम करता है। आहार नली, मुख गुहा के बाद ग्रसिका, अमाशय और एक लंबी कुंडलित आंत होती है, जो अंत में रेक्ट्यूम्स के माध्यम से एनस में खुलती है। पाचन ग्रंथि, इसमें एक बड़ा हेपेटोप्रेक्रियाज होता है, जो पाचन रस स्रावित करता है। उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाइला की सबसे बड़ी विशेषता इसका द्विशोषण तंत्र है। गिलस, जब पाइला पानी के भीतर होता है तो यह गिलस की सहायता से शोषण करता है। फुसफुस कोश, जब यह जमीन पर होता है तो वायुमंडलीय हवा का उपयोग करने के लिए इसमें फेफड़े के समान एक फ्लोमनरी सेक होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, सर्कुलरी सिस्टम, पाइला में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। हृदय, इसका हृदय पेक्रिडरम के भीतर स्थित होता है और इसमें दो कक्ष होते हैं, आलिंद और एक निलय। रक्त की बात करें तो इसमें रक्त हीमोसाइनिन नामक वर्णक यानी पिगमेंट्स पाए जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन युक्त होने का रक्त हल्का नीला दिखाई देता है। इसका नर्वस सिस्टम देखें तो इसका नर्वस सिस्टम अत्यधिक विशिष्ट होता है। इसमें कई इसके अंदर गैंडिलिया पाए जाते हैं, जो तंत्रिकाओं के द्वारा नर्वस सिस्टम से जुड़े होते हैं। सेरेब्रल गैंडिला मस्तिष्क के समान होता है। प्लूरोपिडल गैंडिलिया होता है, वेसेरल गैंडिलिया होता है। पाइला में टोर्सन की प्रक्रिया के कारण नर्वस सिस्टम के अंदर आर्ट के आकार जैसी एड जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उसका उत्सर्जन तंत्र की बात करें, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो उत्सर्जन के लिए पाइला की एक बड़ा वृक्क होता है, जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को पेरिकार्डियस गुहा से निकलकर बाहर निकालने का कार्य करता है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें तो पाइला एक लिंगी जीव यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। नर, इसमें वृषण, शुक्रवाहिनी और एक मिथुन अंग होता है, यानी कि पेनिस होता है। मादा के अंदर अंडाशय, अंडवाहिनी और रेस्टिकुलम सेमिनिस होता है। पाइला की आंतरिक संरचना उसे बदलते पर्यावरण परिवेश में जीवित रखती है। और यहां पर हमने पाइला का ये स्ट्रक्चर बना रखा है। इस पाइला का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आपके बुक में हो तो वहां से इसको बना लीजिएगा। ठीक है, चलते आगे। अगला प्रश्न, अब हम आगे आखिरी प्रश्न की तरफ आ रहे हैं। हम रोग फैलाने वाले प्रमुख कीटों, उनके द्वारा फैलाए जाने वाले रोगों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इंपोर्टेंट इंसेक्ट वेक्टर एंड द डिसीज ट्रांसमिटेड बाय देम। प्रकृति में कई ऐसे कीट जो मनुष्यों और पशुओं में गंभीर बीमारियां फैलाने में वेक्टर्स के रूप में कार्य करते हैं। ये कीट सूक्ष्म जीवों को एक शरीर से दूसरे शरीर तक पहुंचाते हैं। यहाँ प्रमुख रोग फैलाने वाले कीट और उनके द्वारा होने वाले रोगों का विस्तृत वर्णन है। मॉस्किटो की बात करें, मच्छर की बात करें तो मच्छर दुनिया का सबसे घातक कीट माना जाता है, क्योंकि सर्वाधिक संक्रामक रोग का संचार करता है। सबसे पहले मादा एनाफिलीज मच्छर, ये मलेरिया फैलाने का मुख्य कारक है। यह प्लाज्मोडियम नामक परजीवी को रक्त के माध्यम से शरीर में पहुंचाता है। एडिस एजिप्टी, यह मच्छर डेंगू, चिकुनगुनिया, जीका वायरस और पीला बुखार फैलाता है, मुख्य रूप से दिन के समय काटता है। क्यूलेक्स, यह पाइलेरिया यानी हाथी पांव और जापानी एंसीफ्लाइटिस यानी दिमागी बुखार का वायरस का संचार करता है। मक्खियां अक्सर गंदगी और कचरे पर बैठती है और वहां से कीटाणुओं को हमारे भोजन तक पहुंचाती है। घरेलू मक्खी हाउस फ्लाई, यह तंत्रिका रूप से रोग फैलाती है और यह हेजा, टाइफाइड, पेचिस और तपेदिक यानी टीबी के कीटाणुओं को फैलाती है। सैंड फ्लाई, यह बहुत छोटी होती है और कालाजार नामक रोग फैलाती है, जो लीवर और प्लीहा को प्रभावित करती है। सीसी मक्खी, यह अफ्रीका में पाई जाती है और स्लीपिंग सिकनेस
यानी नींद की बीमारी का संचार करती है। पिस्सू, पिस्सू छोटे पंखहीन कीट होते हैं जो स्तनधारियों का खून पीते हैं। चूहा पिस्सू, रेड पिस्सू, यह ब्यूबोनिक प्लेग का मुख्य वाहक होते हैं। जब संक्रमित चूहे मर जाते हैं तो पिस्सू मनुष्यों को काटकर संक्रमण कहलाते हैं। जैसे एक मैं प्लेग का एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। तो चूहे में क्या होते हैं, चूहे में छोटे छोटे वायरस होते हैं, ऐसे पिस्सू होते हैं जो अपने क्या करते हैं, वो बैक्टीरियाज को डेवलप करते हैं और डेवलप क्या वो करते हैं, मनुष्य में संचरण के द्वारा अंदर चले जाते हैं और बीमारी फैल जाती है। जूं और खटमल की बात करें तो जूं, शरीर पर रहने वाले जूं महामारी टाइफ्स फैल सकती हैं। खटमल हालांकि सीधे तौर पर बहुत अधिक बीमारियों नहीं फैलाते, लेकिन इनके काटने से त्वचा व एलर्जी और गंभीर खुजली हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में चागस रोग भी जुड़े हुए हैं। किल्ली और माइटस, ये वैज्ञानिक रूप से कीटों यानी इंसेक्ट के करीब है और रक्त चूसने वाले जीव होते हैं। टिक, ये लाइम रोग और कई प्रकार के वायरस बुखार करता है। माइट्स, ये स्किविच या खाज खुजली और स्कर्वेनेट टाइप्स उत्पन्न करते हैं। कीट जनित रोगों से बचाव के उपाय, इन रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कुछ बुनियादी उपाय, कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए, जल भराव को रोकना चाहिए, सुरक्षात्मक उपाय करना जैसे मच्छरदानी उपयोग करना चाहिए और स्वच्छता को हमेशा बनाए रखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आप अभी तक जुड़े हुए थे आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा, और मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा अभी तक आपके साथ जुड़ा हुआ था। एक विशेष अनुरोध आपसे वापस कर रहा हूं कि आपके जब भी आपका पेपर होता है तो आप अपना पेपर हमें इस नंबर पर 250 44 325 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड करने का कष्ट करें। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लास में वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद जय भारत।